दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हर इंडियन मिडिल क्लास के दिमाग में एक बार जरूर आता है कि अपना खुद का घर खरीदूं या फिर रेंट पर रहना ज्यादा फायदेमंद है। ये सवाल सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, ये एक इमोशनल डिसीजन भी है, क्योंकि घर का मतलब सिर्फ चार दीवारी नहीं होता। घर का मतलब होता है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, अपना एक कोना, अपनी एक दुनिया। लेकिन जब हम घर लेने की सोचते हैं तो फिर वही सवाल हमारे दिमाग में आता है कि घर लेना ज्यादा बेटर है या फिर रेंट पर रहना ज्यादा फायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों, इस पूरी वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे दोनों ऑप्शंस के क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, फाइनेंशियली कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर है, कौन सी सिचुएशन में हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन फैमिलीज के कंटेक्स्ट में ये डिसीजन हमें कैसे लेना चाहिए। आप बस इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं आपको एक लाइव कपल का एग्जांपल भी लेके दिखाऊंगा। इस कपल ने दोनों सिचुएशन में अपनी जिंदगी बिताई है, यानी इस कपल ने रेंट पर भी रह के देखा है और इस कपल ने एक अपने खुद के घर में भी रह के देखा है। तो इनके एग्जाम्पल को लेके कैलकुलेशन, मैथमेटिक कैलकुलेशन से देखेंगे कि क्या रेंट पे रहना ज्यादा बेटर है या फिर अपने खुद में रहना, मतलब खुद के घर में रहना फाइनेंशियली ज्यादा बेटर रहता है। अब सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि इंडिया में घर लेना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये एक सपना होता है। बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि अपना घर तो अपना ही होता है। बेटा आपकी शादी हो गई, अब तो अपना खुद का घर ले लो, अब तो आपका बच्चा भी हो गया, अब तो अपना घर ले लो, अपनी जमीन अपनी होती है। ऐसे ना जाने कितनी कहावतें हैं जो इंडिया में हम ये बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि क्या फायदा ऐसी कमाई का कि अपनी खुद की छत ही ना हो। यानी ये सारी की सारी बातें हमारे कल्चर में डीपली रूटेड हैं। तो नेचुरली हर इंडियन ये तो चाहता है कि मेरा खुद का अपना एक घर हो, जहां पे कोई लैंडलॉर्ड की झिकझिक ना हो, जहां उसका मन करे वहां वो अपने घर में डेकोरेशन करे, यानी हर चीज उसके हिसाब से हो और उसका फ्यूचर सिक्योर रहे। लेकिन इस इमोशन के पीछे एक रियलिटी भी होती है, वो है फाइनेंशियल कैलकुलेशन। तो चलिए समझते हैं दोनों ही ऑप्शंस को, यानी रेंट को भी और अपने खुद के घर को भी, इन दोनों ऑप्शंस के क्या क्या फायदे हैं, एक एक करके इसको समझना शुरू करते हैं। अब लोग कहते हैं कि रेंट देना पैसे बर्बाद करने जैसा होता है, लेकिन क्या ये सच है? चलिए रेंट के बेनिफिट्स को रियलिस्टिक वे में समझते हैं। अब रेंट का पहला बेनिफिट तो ये है कि मान लो आपकी जॉब है और आपकी जॉब में आपको ट्रांसफर मिल गई, या मान लो आप हरियाणा के गुरुग्राम में कोई जॉब करते हो और आपको ट्रांसफर मिल गई बेंगलोर में, मान लो आपको प्रमोशन मिल गया और हरियाणा के गुरुग्राम में आप किसी एक किराए के मकान में रहते हो। अब आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं, आपको सिंपली क्या करना है, अपना रेंट एग्रीमेंट खत्म करना है, बोरिया बिस्तर बांधना है और बेंगलोर के लिए निकल जाना है। कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बेंगलोर में जाना है, आपको एक नया ब्रोकर ढूंढना है, नया एग्रीमेंट करना है, 2 महीने की सिक्योरिटी देनी है और आप नई जगह जाके रह सकते हो, यानी आपको कोई टेंशन नहीं है। यही अगर आपका खुद का घर होता, गुरुग्राम में आपका खुद का घर होता और अब आपको प्रमोशन मिल गया या ट्रांसफर मिल गया और आपको बेंगलोर जाना है, तो इस केस में सिचुएशन बहुत अलग है। घर बेचना इतना आसान नहीं है। अगर घर प्राइम लोकेशन पे नहीं है, थोड़ी भी ऑर्डिनरी लोकेशन पे है, तो कई बार आपको 1-1 साल 2-2 साल भी लग जाता है घर बेचने में। और घर बेचना, अगर आपकी ट्रांसफर हो गई तो घर बेचना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो इस ऐसे सिनेरियो के अंदर कि अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको इजीली ट्रांसफर मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए रेंट करना ज्यादा बेटर है। दूसरा बेनिफिट रेंट का ये है कि रेंट के केस में हमें कम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब अगर आपको घर रेंट पे लेना है तो इसके लिए बहुत कम फॉर्मेलिटीज हैं। आपको सिर्फ 2 महीने का किराया एज ए सिक्योरिटी देनी है, उसके बाद हर महीने आपको किराया देना है, सिंपल सा एक रेंट एग्रीमेंट बनाना है और आसानी से आप उस घर में किराए पे रह सकते हो। वहीं मान लीजिए अगर आपको अपना खुद का घर खरीदना है किसी भी जगह पे, मान लो आप नया घर खरीदना चाहते हो, तो एटलीस्ट आपके पास 20% डाउन पेमेंट करने के लिए पैसा होना चाहिए, मोटी EMI बनेगी। उसके अलावा स्टैंप ड्यूटी चार्जेस, जिसे हम रजिस्ट्री जब कराओगे तो 6% से लेके 8% तक सरकार को भी पैसा देना होगा, यानी एक बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। वहीं अगर मान लो आप जॉब में हो, ट्रांसफर्स हैं, अगेन वही पॉइंट आ जाता है कि तो आपके लिए रेंट करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तीसरा बेनिफिट रेंट का ये है कि रेंट अगर आप चूज करते हो रेंट पर रहना, तो इस केस में आप बहुत अच्छी और प्राइम लोकेशंस पर भी रह सकते हो। जैसे इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो अगर कोई 25,000 रुपए रेंट दे सकता है, तो वो मान लीजिए गुरुग्राम में नौकरी करता है, तो वहां पे 25,000 रुपए अगर वो रेंट दे सकता है तो गुरुग्राम की अच्छी लोकेशन पे वो किराए पे रह सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो चाहता है कि उसका खुद का घर गुरुग्राम में होना चाहिए,
तो उस केस में कम से कम उसके पास 1.5 से 2 करोड़ रुपए होने चाहिए। अगर उसके पास 1.5 से 2 करोड़ रुपए भी हैं तब भी उसे ओल्ड गुरुग्राम में ही घर मिलेगा, न्यू गुरुग्राम में तो दूर दूर तक कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप रेंट पे रहना चूज करते हो तो आप गुरुग्राम की प्राइम लोकेशंस पे भी रह के अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हो, अच्छी सोसाइटी में इजीली रह सकते हो। अब ये सारी बातें तो हमने देखी कि रेंट पे रहने के क्या फायदे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके लिए रेंट पे रहना ही ज्यादा अच्छा है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं पिक्चर को। अब इस पिक्चर में हम ये देखेंगे कि अपना खुद का घर होना उसके क्या क्या फायदे हैं। देखो, इंडिया में अपने घर का ड्रीम दुनिया का सबसे बड़ा ड्रीम है और यही ड्रीम लोगों को मोटिवेट करता है ईएमआई भरने के लिए भी। तो चलिए देखते हैं कि अगर हमारे पास अपना खुद का घर है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि हमारा एक लॉन्ग टर्म एसेट बन जाता है। घर खरीदने का मतलब होता है कि हमारे पास एक रियल फिजिकल एसेट बन चुका है। जब आप 20-25 साल तक ईएमआई भर लेते हो तो आपके पास एक बहुत बड़ी वैल्यू का एसेट बन जाता है, जो आपकी रिटायरमेंट के टाइम भी आपके लिए एक सिक्योर एसेट बन के निकल के आता है। दूसरा बेनिफिट है इमोशनल सेटिस्फेक्शन। अपने खुद के घर में रहना एक इमोशनल कनेक्शन होता है। अपने हिसाब से रेनोवेशन करना, इंटीरियर डिजाइनिंग करना, अपने हिसाब से घर में मंदिर बनाना, सब कुछ आपकी मर्जी से होगा। लैंडलॉर्ड की कोई झिकझिक नहीं है। तीसरा बेनिफिट निकल के आता है कि आपकी प्रॉपर्टी लगातार एप्रिशिएट कर रही है। ज्यादातर मेट्रो सिटीज में एक डाटा के हिसाब से अगर आप किसी रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो लगभग 10 साल के अंदर अंदर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 3 गुना तक एप्रिशिएट कर जाती है। और चौथा बेनिफिट आता है कि आपको एक बहुत बड़ा टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। देखो, आपने अपने नाम पे घर खरीद लिया तो इस केस में आपको जो भी आप अब घर खरीदा है तो बैंक से लोन लिया होगा। अब जब आप बैंक का लोन चुकाओगे तो उसमें जब आप इंटरेस्ट पोर्शन चुकाते हो, साथ में जो आप प्रिंसिपल पोर्शन चुकाते हो, इन दोनों पे ही आपको अच्छा खासा टैक्स डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80C और सेक्शन 24B के अंडर। और इन दोनों ही रिबेट से आपको इनकम टैक्स में अच्छी खासी राहत देखने को मिलती है। तो चलिए, अब यहां तक के नंबर्स में हमने थोड़ा थोड़ा कंपेयर करके देख लिया। एक तरफ हमने देखा कि अगर आप किराए के मकान पे रहते हो तो उसके क्या फायदे हैं। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि अगर मान लीजिए हम अपना खुद का घर ले लेते हैं तो उसके क्या फायदे हैं। लेकिन फायदों से ज्यादा अगर हम नंबर्स पे चले, अगर हम कैलकुलेशंस पे चले कि अगर किसी ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए इधर इन्वेस्ट किए होते या 1 करोड़ 20 लाख रुपए इधर इन्वेस्ट किए होते तो सिनेरियो 10, 15, 20 साल के बाद क्या होता। तो एक हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे लिए किराए पे रहना फाइनेंशियली ज्यादा बेटर है या फिर हमें खुद का घर खरीदना फाइनेंशियली ज्यादा बेटर साउंड करेगा। अब इस एग्जांपल में हमारी एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और एक छोटा बच्चा है। ये फैमिली मुंबई के अंधेरी एरिया में रहना चाहती है जहां पर 2 BHK फ्लैट की वैल्यू लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास है। अच्छा, दूसरी तरफ इसी एरिया में अगर ये फैमिली चाहे तो रेंट पे भी रह सकती है। अगर ये फैमिली रेंट पे रहना चाहे तो सेम उसी टाइप का फ्लैट इस फैमिली को लगभग 40,000 रुपए पर मंथ किराए पे मिल जाता है। अब इस कपल की अगर फाइनेंशियल सिचुएशन को समझे तो इस कपल के पास 20 लाख रुपए की सेविंग है। तो ये कपल कंफ्यूज्ड है कि क्या इसे 20 लाख रुपए की जो सेविंग है उसे डाउन पेमेंट लगा के बैंक से लोन लेके वहां पे फ्लैट ले लेना चाहिए या फिर ये फैमिली 40,000 रुपए किराए पे रहना शुरू कर दे और कुछ एक पैसे को म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करे। तो इस फैमिली की कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करते हैं। अब सबसे पहले सिनेरियो 1 लेके चलते हैं कि इस फैमिली ने डिसाइड किया है कि हम इस फ्लैट को खरीदेंगे 1 करोड़ 20 लाख रुपए में। चलो मैथ्स की कैलकुलेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। बैंक से ये लोन लेने गए तो बैंक ने कहा कि एटलीस्ट आपको 24 लाख रुपए तो डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। अब फैमिली के पास 20 लाख रुपए, चलो 4 लाख रुपए हम एज्यूम करते हैं कि थोड़ा बहुत गोल्ड लोन ले लिया होगा या जैसे तैसे करके भी फैमिली ने 24 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया। 24 लाख रुपए फैमिली के चले गए डाउन पेमेंट उतारने में। बची हुई रकम 96 लाख रुपीस, क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख की वैल्यू है तो 96 लाख यानी 96 लाख रुपए का ये फैमिली चाहती है कि बैंक से उसे लोन मिल जाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में होम लोन के हम 8% लेके चल रहे हैं। डिपेंड करता है, कुछ कुछ बैंक 7.5% भी दे रहे हैं, बट 8% हमने कंसीडर कर लिया। लोन का टेन्योर फैमिली चाहती है 20 साल के लिए हमें होम लोन मिल जाए। तो इस हिसाब से फैमिली को जो हर महीने EMI भरनी पड़ेगी वो भरनी पड़ेगी 80,364 रुपए। अब देखो टोटल EMI 20 साल में ये कितनी देंगे। देखो 80,364 रुपए हर महीने EMI जा रही है तो साल की EMI कितनी जाएगी, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो। 20 साल तक की EMI देनी है तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लो। यानी लोन लिया 96 लाख रुपए का, 20 साल में हम इस लोन को उतारेंगे तो हम टोटल पैसा उतारेंगे 1 करोड़ 93 लाख रुपए। ठीक है जी।
अब एक चीज जो फैमिली ने शुरू में कंसीडर ही नहीं की, भाई अगर आप फ्लैट ले रहे हो तो ऐसा नहीं ना कि सिर्फ 1,20,00,000 का फ्लैट है तो यही खर्चा है, आपको ब्रोकर को भी पैसा देना है। चलो ब्रोकर को छोड़ दो एक बार के लिए, बट आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी तो देने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे अदर जो एक्सपेंसेस हैं उसको भी काउंट कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस मान लो 8 लाख रुपए लग गए। मेंटेनेंस, अब फ्लैट लिया तो फ्लैट में बहुत लोगों को नहीं पता होगा बट मेंटेनेंस का पैसा भी हर महीने जाता है। तो मैं मान रहा हूँ कि 3,000 रुपये हर महीने मेंटेनेंस का पैसा जा रहा है। तो इस हिसाब से 20 सालों में 7,20,000 रुपये का ये खर्चा। अच्छा, घर की मरम्मत, रिपेयरिंग, कुछ ये सारी चीज़ें भी, तो 20 सालों में सिर्फ 5 लाख रुपए जोड़ लेता हूँ। यानी टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया, अब इस पे आ जाओ। 24 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी, 20 सालों में लोन उतारा, टोटल धीरे धीरे करके 1,93,00,000 रुपए उसमें चले जाएंगे। 8 लाख रुपए की रजिस्ट्री जो सरकार को पैसा गया वो हो जाएगा। 7,20,000 रुपए मेंटेनेंस की फॉर्म में गया, प्लस 5 लाख रुपए रिपेयर, मरम्मती, सब कुछ उसमें चला गया। तो कहने का मतलब 20 सालों के अंदर जो फैमिली है वो 2,37,00,000 रुपए इस फ्लैट के ऊपर इन्वेस्ट करेगी। अब बात करते हैं रिटर्न की, कि 20 साल यानी आज की डेट में फैमिली 1,20,00,000 रुपए का ये फ्लैट परचेज कर रही है। तो एप्रिसिएशन हम मान लेते हैं 6% के हिसाब से, रियल एस्टेट में 6% से आपकी प्रॉपर्टी का दाम बढ़ेगा। तो 20 साल के बाद आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 3,85,00,000 रुपए की हो जाएगी। ठीक है जी, खर्चा कितना किया, 2,37,00,000 रुपए। यानी कम जो फैमिली है उसको नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,48,00,000 रुपए। अब इस एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि अगर फैमिली ने ये डिसाइड किया कि वो अपना खुद का घर लेना चाहती है, तो इसमें लगभग हमने ये देखा कि रियल एस्टेट के जो प्राइसेस हैं वो सालाना 6% से ग्रो करते हैं। अब दूसरा सिनेरियो लेके चलते हैं। इस कैलकुलेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि फैमिली ये डिसाइड करती है कि हर महीने जो 40,000 रुपए का रेंट उसे भरना है, फैमिली 40,000 का रेंट भरेगी। यानी इस कैलकुलेशन से एक बार समझने की कोशिश करते हैं, फिर दोनों कैलकुलेशंस को हम कंपेयर करेंगे। अब इस सिचुएशन में 40,000 रुपए फैमिली ये कह रही है कि वो रेंट भरेगी। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि हर साल रेंट 5% से भी बढ़ेगा। तो पहले साल फैमिली ने 40,000 रुपये रेंट दिया, अगले साल जो रेंट बढ़ जाएगा वो मान लो 5% से बढ़ गया तो रेंट हो गया 42,000 रुपये। यानी पहले साल अगर 40,000 रेंट है महीने का, तो साल का रेंट कितना गया, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 चौक 48 यानी 4,80,000। अगले साल रेंट 5% से बढ़ गया यानी रेंट हो गया 42,000। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो फैमिली है उसने 5,04,000 रुपये दिए। तीसरे साल फैमिली को 5,29,000 देने होंगे। तो ऐसे करके आप इसके ऊपर कैलकुलेशन जब करोगे तो 20 साल में जो फैमिली है उसको रेंट की फॉर्म में 1,57,00,000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद एक कैलकुलेशन ये समझो, दूसरी तरफ जो ये फैमिली थी इसने जो इनिशियली 24 लाख रुपए डाउन पेमेंट किए थे पैसे, उस पैसे को ये फैमिली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है। मान लो जो 24 लाख, जब हमने घर खरीदा था तब 24 लाख रुपए हमने डाउन पेमेंट कर दिया था। लेकिन इस केस में क्योंकि फैमिली रेंट पे रह रही है, इस केस में जो फैमिली के पास इनिशियली 24 लाख था, इस फैमिली ने वो 24 का 24 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। म्यूचुअल फंड के एवरेज रिटर्न्स 12% में एज्यूम करता हूं। तो 20 साल के बाद फैमिली का जो ये 24 लाख रुपए है ये बढ़ के 2,07,00,000 रुपए हो जाएगा। दूसरी बात, फैमिली जब खुद का घर खरीद रही थी तो वहां पे किराया लगभग 80,364 रुपए भर रही थी। लेकिन इस केस में हमने रेंट कितना देना है, सिर्फ 40,000। तो 40,364 रुपए अब हमारे पास बच रहे हैं, क्योंकि जब हमने घर खरीदा था तो ईएमआई हमारी 80,364 रुपए जा रही थी। लेकिन इस केस में मेरा रेंट सिर्फ 40,000 जा रहा है। तो मेरे पास 40,000 जो 364 रुपए बच रहा है ये मैं हर महीने अगले 20 साल तक एसआईपी में इन्वेस्ट करूंगा। रिटर्न मान लो मैं 12% एज्यूम कर रहा हूं। तो इस केस में मेरा ये वाला जो पैसा है जो हर महीने में 40,364 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, 20 साल बाद ये पैसा मेरा 3,10,00,000 हो जाएगा। और जो मैंने 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था 20 साल के लिए, वो पैसा मेरा बढ़ के 2,07,00,000 हो गया। यानी जो मेरे पास, यानी एक तरह से फैमिली के पास जो टोटल वैल्यू इकट्ठी होगी वो 5,17,00,000 रुपए इकट्ठी हो जाएगी। यानी इस कंपैरिजन में हमने ये देखा कि जहां एक तरफ अगर फैमिली खुद का मकान खरीद रही थी तो उसके जो फ्लैट की वैल्यू है 20 साल बाद बढ़ के 3,85,00,000 रुपए पर पहुंच रही थी, वहीं अगर ये फैमिली 40,000 रुपए हर महीने किराया देती है जो कि 5% से बढ़ भी रहा है, उसके बाद भी अगर डाउन पेमेंट को और जो एक्स्ट्रा पैसा जो ईएमआई से बच के एक्स्ट्रा पैसा जो इसके पास बच रहा था, सारे पैसे को अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है तो उस केस में इस फैमिली के पास 5,17,00,000 रुपए इकट्ठे होते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में भी एक गैप है। हमने इस कैलकुलेशन के अंदर रियल एस्टेट के रिटर्न्स को 6% एज्यूम किया। अब
अगर मैं 6% एज्यूम कर रहा हूं तो मेरे लिए काफी आसान है ये कहना कि रियल एस्टेट स्लो ग्रो कर रहा है। देखो, इस कैलकुलेशन में भी कोई गलती नहीं। अगर आप डाटा को उठाओगे तो भारत के जो छोटे शहर हैं उसके अंदर रिटर्न्स रियल एस्टेट के अंदर 5 या 6% ही आते हैं। हाँ, अगर आप छोटे शहर में रहते हो और आप दिमाग से बहुत तेज हो, बहुत एक्टिव हो, और अगर आप अपने शहर में ये डिसाइड कर सको कि आपके शहर में वो कौन से एरिया हैं जो बहुत फास्ट ग्रो होने वाले हैं फ्यूचर में, कि आप अगर इधर पैसा डालोगे तो ये एरिया इस शहर का बहुत तेजी से बढ़ेगा, तब रिटर्न शायद आपको 10% भी मिल जाए, 20% भी मिल जाए, या 1-2 साल 5 साल में भी आपका पैसा डबल हो जाए। उस केस में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज भारत के छोटे शहरों में 5-6% ही रियल एस्टेट ग्रो करती है सालाना। लेकिन अगर आप भारत के बड़े शहरों में आते हो, लाइक एक तो मेट्रो सिटीज हो गई, या फिर कुछ ऐसे शहर जैसे चंडीगढ़, जयपुर, इंदौर, भोपाल, कुछ इस लेवल के भी बड़े शहर, इसके अंदर आपको रियल एस्टेट में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। लगभग आप पकड़ के चलो 7-8-9% तक रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगेन, रियल एस्टेट उन लोगों के लिए बहुत शानदार है जहां पे आपको ये लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है, आप बुद्धि से बहुत तेज हो, आप इजीली उन एरियाज को डिफाइन कर सकते हो जहां पे ग्रोथ पोटेंशियल आपको नज़र आ जाता है। आपको ये पता है कि मेरे इस घर के आसपास या जहां आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वहां पे एयरपोर्ट आने वाला है, या फिर कोई आईटी पार्क आने वाला है, या आपके अच्छे लिंक्स है रियल एस्टेट में, और आप डिफाइन कर सकते हो कि इस जगह बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है, तो नो डाउट म्यूचुअल फंड से बेटर रियल एस्टेट आपके लिए आ जाता है। तो मैं कुछ एक कैलकुलेशन से और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि अगर हमने रियल एस्टेट 6% से ग्रोथ एज्यूम की तो 20 साल बाद फ्लैट की वैल्यू 3,85,00,000 हुई। वहीं जब म्यूचुअल फंड में पैसा डाला गया तो वो पैसा बढ़ के 5,17,00,000 हो गया, तो हमें लगा म्यूचुअल फंड ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर मान लो हम यही एग्जांपल में यही एज्यूम करते कि रियल एस्टेट 20 सालों में 8% से ग्रो किया है, तो मेरे जो फ्लैट की वैल्यू है वो बढ़ के 5,59,00,000 पे पहुंच जाती। यानी 5,59,00,000 रुपए फ्लैट की वैल्यू, और म्यूचुअल फंड में रखे पैसे ग्रो करते 5,17,00,000 पे। अब एक और सिनेरियो लेके चलो कि अगर ये एज्यूम करूं कि 10% से ग्रो कर रही है, तो उस केस में जो फ्लैट की वैल्यू है वो बढ़ के 8,06,00,000 रुपए तक पहुंच जाती। यानी अब इस एग्जांपल में अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि 10% से रियल एस्टेट बढ़ा है, तो रियल एस्टेट में पैसा मेरा 8,06,00,000, और म्यूचुअल फंड में पैसा कितना हो गया 5,17,00,000। यानी एक तरह से हम कोई गारंटी के साथ कुछ नहीं कह सकते कि म्यूचुअल फंड इतना ग्रो करेगा या फिर रियल एस्टेट इतना ग्रो करेगा। फ्यूचर किसी को नहीं पता, ये आपको खुद अपने दिमाग से ही डिसीजन लेना पड़ेगा। आपकी बुद्धि से ही आपको सोचना पड़ेगा कि आप में कहां का पोटेंशियल है। क्या आप इतने तेज हो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लो, वहां ग्रोथ निकाल लो, या फिर आप सिंपली म्यूचुअल फंड के साथ चलना चाहोगे। अच्छा, एक चीज और है, अक्सर डाटा के हिसाब से यह भी देखा गया है कि फ्लैट्स में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्लैट्स उस लेवल के रिटर्न्स नहीं देते। आप फ्लैट्स देखो, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ऐसे शहरों में हर रोज कोई ना कोई नई सोसाइटी बन जाती है। जो सोसाइटीज आज से 10 साल पहले बनी थी, उस सोसाइटी को एक बार आप कंपेयर करो उस सोसाइटी से जो पिछले महीने बनी है। आप कहोगे कि 10 साल पुरानी सोसाइटी में तो कुछ है ही नहीं, कुछ बेसिक अमेनिटीज ही नहीं है। तो ऐसे में जो भी जनता है वो यही चाहेगी कि जो नई सोसाइटी कटी है मैं वहीं रहूं। तो फ्लैट्स में एप्रिसिएशन आता है नो डाउट, लेकिन कुछ खास एप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलता। कुछ एक सोसाइटीज ही ऐसी हैं जिसमें आपको फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद अच्छा खासा एप्रिसिएशन देखने को मिले, वरना कुछ केसेस ऐसे भी देखने को मिले हैं कि फ्लैट में किसी ने इन्वेस्ट किया और वो फ्लैट उसका डेप्रिसिएटिंग एसेट ही बन के रह गया। तो ये आपको अपने दिमाग से सोचना है। हाँ, रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो अक्सर ये कहा जाता है कि आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करो या फिर अपनी जमीन पे बने घर पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि उनके दाम एज कंपेयर टू फ्लैट ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन अगेन वही चीज मैं कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट आपको अपने दिमाग से करनी है, ये आपका सोल खुद का डिसीजन है। हम यहाँ पे बस एक कंपैरिजन कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट हर एक इंडिविजुअल को अपने दिमाग से खुद करनी चाहिए। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ एक मैं रियल लाइफ सिचुएशन के आधार पर आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और उससे हम ये जज करेंगे कि हमारे लिए क्या रेंट पे रहना ज्यादा बेटर है या फिर खुद का घर खरीदना ज्यादा बेटर है। पहला सवाल, क्या आपकी जॉब पिछले 5 सालों से सेम शहर में है? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप उस शहर में घर खरीदने के लिए डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या आपके पास 30 से 35% जो आपको घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, वो 30 से 35% जो अमाउंट है, क्या आपके पास वो अमाउंट रेडी है? अगर इसका जवाब भी हाँ है तो आप इस केस में भी अपना घर खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं। अगला सवाल,
क्या आप ईएमआई के साथ साथ अपने लिए सेविंग्स भी कर सकते हो? देखो, काफी बार क्या होता है कि आपने लोन तो ले लिया 1 करोड़ का, अब उसकी अच्छी खासी एक मोटी ईएमआई भी बन गई, लेकिन अब आपकी जितनी भी सैलरी है, जितनी भी आपकी बचत है, बस वो ईएमआई चुकाने में ही जा रही है, नई सेविंग्स नहीं हो पा रही। तो क्या अब आप अपने आप से पूछो कि क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप, या फिर आपके पास इतनी सैलरी है कि आप अपनी ईएमआई भी उतार दो, प्लस साथ साथ आपकी कुछ सेविंग्स भी होती रहे? अगर आपका जवाब हाँ है कि आप इतना मैनेज कर सकते हो, तो फिर आप घर खरीदने के लिए डिसीजन ले सकते हो। अगला सवाल यह है कि क्या आप फ्लेक्सिबल हो या फिर फ्लेक्सिबल रहना चाहते हो अपनी जॉब में? देखो, अब काफी बार क्या होता है, एज्यूम करो कि किसी का खुद का घर नोएडा में है, मान लो उसके पेरेंट्स का घर नोएडा में है और जो बच्चा है वो नोएडा में ही जॉब करता है, राइट? तो वो बड़े कंफर्ट जोन में काम कर रहा है। अब किसी दिन कंपनी कहती है कि हम आपको 10,000 रुपये आपकी सैलरी बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आपको पुणे ट्रांसफर करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन वो कहेगा मेरा खुद का घर है, मैं पुणे नहीं जाऊंगा, मुझे 10,000 का जो आप इंक्रीमेंट दे रहे हो मैं वो एक तरह से मैं नहीं लेना चाहता। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आप जॉब में फ्लेक्सिबल रहना चाहते हो, क्योंकि अगर आप रेंट पे रहोगे तो आप इजीली ये कहोगे कि मुझे कहीं मर्जी भेज दो भारत में, मेरी सैलरी बढ़ती रहनी चाहिए, मेरे को इंक्रीमेंट मिलता रहना चाहिए। लेकिन मान लो आपने, लेट अस सपोज कि मुंबई में आपने खुद का घर ले लिया, मुंबई में ही आप जॉब करते हो, अब इंक्रीमेंट के लिए कंपनी आपको कहती है कि आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा। अब आपका फिर वही सिचुएशन आ गई कि खुद का घर हो गया, तो फिर आप हिचकिचाओगे कि नहीं, इसको छोड़ के जाना समझदारी नहीं, तो फिर वो आपको जो इंक्रीमेंट मिलना चाहिए था वो इंक्रीमेंट फिर आपको नहीं मिलेगा। अगला सवाल, क्या आप अपने करियर में या जिस भी कंपनी को आपने ज्वाइन किया है, क्या आप उसकी अर्ली स्टेज में हो? देखो, अगर आपने करियर की अभी शुरुआत की है तो इस केस में भी घर मत खरीदो। अगर आपके पास पैसा है, पेरेंट्स का बैकअप भी है, तो उस केस में भी जल्दबाजी मत करो, क्योंकि अर्ली स्टेज में जहां आपने अपने नई कंपनीज को स्टार्ट किया है, सीखने का फेज है आपका, तो उस ऑप्शन में भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। रेंट आउट करो नहीं, रेंट पे रहो और वेट करो। हो सकता है कि आपको नए मौके दे, आपकी कंपनी दे, स्विच करने का आपको ऑप्शन मिले, तो उस केस में भी आपको रेंटिंग की तरफ ही जाना चाहिए, आपको किराए के मकान में ही रहना चाहिए। और आखिरी सवाल यह है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है वो कैसा है? अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, डिसिप्लिन्ड हो, आपको लगता है कि आप हर महीने डिसिप्लिन के साथ पैसे को बचा लोगे, तो इस केस में भी आप रेंट पे रह के डिसिप्लिन के साथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। यानी ये कुछ सवाल थे जो आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे, और इन सवाल के आधार पे ही आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए किराए पे रहना ज़्यादा बेटर है या फिर खुद के मकान में रहना ज़्यादा बेटर है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो में हमने डिटेल्ड और एक अच्छे और नॉलेजेबल वे में इस वीडियो में काफ़ी हेल्दी डिस्कशन की। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी और आपको लगा कि हाँ, मैंने कुछ सीखा इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक तरह से नीचे पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना चाहिए, लिख देना कि दिस इज़ बेस्ट वीडियो। ठीक है जी, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। खैर, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।